किसानों के पीछे उनके हमदर्द बन करके आज विरोध करने वाले हैं, उनको किसानों की ABCD नहीं पता है। बिल्कुल। अब मैं चैलेंज के साथ आज कह रहा हूँ, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, इनको कई प्रकार की सब्जियां और कई प्रकार की अन्न इनके सामने रख दो तो नाम नहीं बता सकते। और कि वो 11 रुपए हों तो भी शर्माते हैं, तो इस कण में, इस क्षण को जिए। आने वाली 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी के बाद का भी कोई सदस्य हमारे आपके परिवार का, गांव का हो, तो गौरवपूर्ण ढंग से कह सके कि रामलला का जो भव्य मंदिर बना है, जो राष्ट्र की एकता का मंदिर बना है, इसके नींव की ईंट से लेकर के शिखर के कलश तक मेरे भी पुरखों का कोई ना कोई योगदान था। हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे टॉक शो सोल टू सोल विद सुनैना में। हमेशा की तरह हमारी इस बार की शख्सियत भी बेहद आइकॉनिक है। सो प्लीज़ लेट मी वेलकम उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सर्वप्रिय नेता केशव प्रसाद मौर्य जी। बहुत सारा स्वागत है आपका केशव जी। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। विशेष तौर से सोल टू सोल के माध्यम से यह जो लाखों लाख लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, मैं इसकी भी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है, इसकी शुभकामनाएं। थैंक यू। आप पिछड़ी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप एज आइकन इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने जातीय समीकरण या कह लें कि संपूर्ण भारत में बहुत मुखर रूप से माना जाता है, तो आप इस चीज़ को एज उप मुख्यमंत्री कैसे? देखिए, मैं एक चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक इस नाते मैंने कभी ये सोचा नहीं तक मुझे राजनीति में आना है, लेकिन आज राजनीति के अंदर आने के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है। लेकिन यह सबको समझना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर न जाति की दीवार रह जाती है, न भाषा की दीवार रह जाती है, न राज्य की दीवार रह जाती है, सारी दीवारें ढह जाती हैं। तो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए जो भी अभियान चल रहा है, जो लोगों का योगदान लेने का अभियान पूरे देश में, पूरे संगठन, विचार, परिवार के सब लोग लग करके कर रहे हैं, मैं भी उसमें हिस्सेदार रहा हूं और आगे भी मैं उसका हिस्सा हूं और मेरे लिए गौरव की बात है। लेकिन यहाँ जातिवाद का कोई अगड़ा पिछड़ा और दलित या आदिवासी, इसका कोई भेद नहीं है। यहाँ सारे भेदभाव मिट गए हैं। यहाँ जो भगवान राम को मानने वाले हैं, वह भी आज रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए योगदान दे रहे हैं। जो आज भगवान राम की पूजा नहीं करते, उनको भगवान नहीं मानते, तो उनको अपना पुरखा मान करके वह भी अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं देशवासियों से अपील भी करना चाहूँगा, दुनिया के अंदर कई ऐसे देश हैं जहाँ निश्चित तौर से उनकी पूजा पद्धति बदली है, लेकिन उन्होंने भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसको नहीं दिखाया है। उन्होंने कहा है कि हम जो भी व्यवस्था बदली है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे, हम अपने पूर्वज को नकार नहीं सकते। और भगवान श्री राम हमारे पुरखे हैं, हमारे भगवान हैं। 2022 के अब चुनाव आने वाले हैं और पिछली बार का जो जादुई आंकड़ा था वो आपकी अध्यक्षता में हुआ था, तो अब क्या तैयारी है, क्योंकि एज उप मुख्यमंत्री आप क्या सोचते हैं कि आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें जनसाधारण को हमने डिलीवर की, और दूसरा जो आपने जो पिछला जादुई आंकड़ा दिया था अपनी अध्यक्षता में, तो इस बार क्या हम उसको भी क्रॉस कर पाएंगे? निश्चित तौर से देखिए, लगातार 2014 के लोकसभा चुनाव को आप देखें तो हम 73 सीटों पर विजय प्राप्त करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के बहुमत वाली पहली पारी शुरू की। फिर 2017 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ। ये मेरा सौभाग्य था कि संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मैं अध्यक्ष था, और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी थे, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण, किसान कल्याण, मजदूर कल्याण या देश प्रदेश के जो निवासी हैं उन सबके उत्थान के लिए जो कार्य योजना आई, उस मुद्दे पर हम चुनाव के मैदान में गए और भरपूर हमें समर्थन प्राप्त हुआ और हम लोगों ने 300 से ज़्यादा सीटें जीती। तो जहाँ तक 2022 की बात है, मैं यह मानता हूँ कि हम 2014, 17, 19 से भी अच्छी स्थिति में 2022 में हैं। इसलिए पिछले आंकड़े को दोहराएंगे ही नहीं, उससे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। जैसे MSP और APMC, वो वहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। आप खुद पारिवारिक पृष्ठभूमि से आपने ये सारी बातें स्वयं देखी हैं, तो ये उनको इस तरह से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो APMC का सेंट्रल से लेना देना नहीं है,
तो आप क्या कहना मैं चाहेंगे देखिए किसान देश के आंदोलन? सभी अन्नदाताओं से कहना चाहूँगा कि जिनके कारण से आज यह हमारे किसान भाई अन्नदाता आज सड़कों पर हैं या दिल्ली में हैं, जी, उस आंदोलन के पीछे जो लोग खड़े हैं वो जन्मजात किसान विरोधी हैं। बिल्कुल। उन्होंने कभी किसानों का भला न किया है, न सोचा है और और न ना ही कभी आगे कर सकते करेंगे। हैं। विरोधी दलों के पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मुद्दा नहीं है। और वो किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र की सरकार जब कोई विषय लेकर के देश के किसानों के लिए या देशवासियों को लेकर आती है तो संपूर्ण देश के लिए लेकर के आती है। बिल्कुल। अगर कोई एक राज्य और दो राज्य के किसान ये कहें कि जो कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कानून बनाया गया है उसको वापस ले लो, तो यह जबरदस्ती की बातें। मैं अन्नदाताओं से मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ और इस आंदोलन को केवल भाजपा के जो राजनीतिक विरोधी हैं, मोदी जी के जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो और किसी मुद्दे पर हमारे खिलाफ कुछ नहीं पा कुछ रहे खड़े हैं, नहीं हो पाए वो थे। किसानों को अपना हथियार बना करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन किसान भाई भी लगभग सारी चीज़ें समझ गए हैं। तो मुझे लगता है जल्दी ही बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, समस्या का समाधान होगा। और मेरे ख्याल से शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम थी कि उनके खाते में 6,000 हाँ, निश्चित रुपए तौर से प्रति। ये जी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जी। यह 2018 में प्रारंभ हुई थी, जिसके आधार पर एक वर्ष में हमारे सभी देश के एक एक किसान के खाते में 6,000 रुपये 2,000 की 3 किस्त में 3 जाता है। किश्त। जी। अब हम लोग किसानी किए हुए हैं, हम किसान परिवार में पैदा हुए हैं। श्री राहुल गांधी जी को या श्री अखिलेश यादव जी को या अरविंद केजरीवाल जी को या जो किसानों के पीछे उनके हमदर्द बन करके आज विरोध करने वाले हैं, उनको किसानों की एबीसीडी नहीं पता है। बिल्कुल। अब मैं चैलेंज के साथ आज कह रहा हूँ, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, इनको कई प्रकार की सब्जियां और कई प्रकार की अन्न इनके सामने रख दो तो नाम नहीं बता सकते। और जिस बिल का विरोध कर रहे हैं उस बिल के बारे में भी उनको संपूर्ण नहीं पता ना होगा। पता नहीं है, उनका विरोध बिल का है ही नहीं। उनका विरोध तो मोदी जी का विरोध है, बीजेपी का विरोध है। तो बीजेपी लोग विरोध कर रहे हैं, कभी किसानों के लिए कुछ नहीं की। बिल्कुल। अन्यथा किसानों की दशा नहीं होती, दुर्दशा नहीं होती। बिल्कुल सच बात है। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, खासतौर से जैसे कहा जाए कि आपके जो अभिभावक थे, आपके पॉलिटिकल गार्जियन कह लें, पूज्य अशोक सिंघल जी, तो आपने ये जो राम मंदिर, मैं ये बिल्कुल लोगों को बताना चाहूँगी कि हम इस एरा में पैदा हुए हैं जहाँ हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व मिल रहा है और हम इस ऐतिहासिक क्षण को जो 500 साल के इंतज़ार के बाद आया है, तो नाउ एंड देन वाली सिचुएशन की जब मौर्य जी एक युवा नेता थे और आपको याद होगा मैं भी उसी क्योंकि संघ परिवेश में ही पली बड़ी हुई हूँ, तो वो एक स्लोगन था, कसम राम की खाते हैं मंदिर यहीं बनाएंगे वरना जीवन तज जाएंगे। तो आप हमें बताइए कि आप कितना गौरवान्वित महसूस नहीं, कर रहे निश्चित हैं? तौर से मैं ही नहीं, देश का बच्चा बच्चा गौरव की अनुभूति कर रहा है। विश्व के अलग अलग देशों में जो भी राम भक्त निवास करते हैं वह खुशी से झूम रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि 500 वर्षों की जो श्री राम इंतजार। जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की लड़ाई थी, जिसमें लाखों राम भक्तों का बलिदान हुआ है, बलिदान हुआ। उनका बलिदान सफल हुआ, बलिदान साकार हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अपने बलबूते सरकार बनी, बिल्कुल। तो जो बाधा डालने वाले थे रामलला के मंदिर निर्माण का अवसर आने से पहले, जो आंदोलन के समय से ही कभी जेल भेज रहे थे, कभी गोली चला रहे थे और कभी भगवान रामलला के अस्तित्व को नकार रहे थे, उन सबके लिए एक यह बहुत बड़ा संदेश है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने लगातार सुनवाई करके ये फैसला सुनाने का जो काम किया है, इससे पूरा भारत और पूरा विश्व गदगद है। और आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। मैं चूँकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का ही एक सिपाही हूँ और परम पूज्य अशोक सिंघल जी के जी। मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में और भी हमारे अनगिनत ऐसे लोग थे। बिल्कुल। वरिष्ठ लोग हैं जिनका मुझे बहुत मार्गदर्शन मिला है और उनके सबके मार्गदर्शन में मुझे इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करने का भी अवसर मिला था। तो आज मैं उन सबको स्मरण करके आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रामलला का जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, ये रामलला का मंदिर केवल राम मंदिर ही ना कहा जाए, बल्कि यह राष्ट्र मंदिर है।
राष्ट्रीय Exactly. स्वाभिमान के प्रतीक का मंदिर है। और मैं बीच में इसमें कहना चाहूँगी कि अभी शायद विश्व हिंदू परिषद का ये जो राम जन्मभूमि सहयोग आंदोलन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सहयोग आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से विश्व हिंदू परिषद को ये चाहिए, ये है एक जन सहभागीदारी। जब जन सहभागीदारी होती है तो वो उत्सव बन जाता है। हाँ जी। हमें लगेगा उस ऐतिहासिक निर्माण में एक धूल का कण। तो आप लोगों से अपील है कि वो 11 रुपए हों तो भी शर्माते हैं, तो इस कण में इस क्षण को जिएं और राम मंदिर के लिए। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, इस राम जन्मभूमि का जो पूरा आंदोलन है, जिसे हम लोगों ने देखा है, जिस आंदोलन का हम लोगों ने अपनी भूमिका निर्वाह किया है, जिस आंदोलन का नेतृत्व, जिस आंदोलन के अंदर पूज्य अशोक सिंघल जी का, पूज्य अनेक साधु संतों का, अनेक जी। राम भक्तों का प्राप्त हुआ है, शुरू से ही इस प्रकार की परिकल्पना थी। इस देश में मंदिर निर्माण के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, उससे बहुत अधिक धनराशि कोई एक परिवार, 2 परिवार, 10 आराम परिवार से दे दे सकते हैं। हैं लेकिन और ये सब कुछ भगवान हाँ, राम का दिया है। ये निश्चित तौर से कोई भी अगर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति देता है, इस देश के अंदर देखिए, मैं उल्लेख करना चाहूँगा, कई मंदिर बने हुए हैं जी बिरला परिवार के, जी जी और उन्होंने बनाया तो भगवान का मंदिर जी। है, लेकिन उसे कोई भगवान का मंदिर नहीं वो कहता। बिरला मंदिर कहा बिरला जाता है मंदिर दिल्ली का। कहलाता है, हाँ। बिल्कुल सही तो कहा। बिरला मंदिर कहलाने के लिए नहीं, राम जी का राम। मंदिर राष्ट्र का मंदिर है, राष्ट्र का राष्ट्र की एकता का मंदिर है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा का मंदिर है, राष्ट्र के स्वाभिमान का मंदिर है। इसलिए मैं भी आपके माध्यम से यह अपील करना चाहता हूँ अपने सभी प्रदेशवासियों से, अपने सभी देशवासियों जी। से, अपने विश्व के तमाम सारे राम भक्तों से, कि रामलला का यह जो भव्य मंदिर बन रहा है, यह एक दिन के लिए नहीं बन रहा है। इस मंदिर निर्माण के साथ ही भविष्य में फिर कभी कोई राम मंदिर पर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करके उसे ढहा नहीं पाएगा। ये पता नहीं कितनी पीढ़ियों के लिए यह बन करके तैयार हो रहा है। इसलिए इस रामलला के मंदिर में हम लोग सौभाग्यशाली हैं, वर्तमान पीढ़ी के लोग, कि हम कि इसे हमारे देख पा रहे समय पर ये बन हैं। रहा है, साक्षी हैं हम इसके। और हमारे आपके सबके समय पर बन रहा है। तो अपना योगदान करें कि आने वाली 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी के बाद का भी कोई सदस्य हमारे आपके परिवार का, गांव का हो, तो गौरवपूर्ण ढंग से कह सके कि रामलला का जो भव्य मंदिर बना है, जो राष्ट्र की एकता का मंदिर बना है, जी। इसके नींव की ईंट से लेकर के शिखर के कलश तक मेरे भी पुरखों का कोई ना कोई योगदान था। इस पैंडेमिक को हमने सभी ने, पूरे विश्व ने एक बहुत मुश्किल समय के साथ जिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया जिसे कहना चाहिए, कि हम स्वदेशी वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो अब ये वैक्सीन शुरू हो गई है। तो राज्य में, क्योंकि ये प्रदेश नहीं है, अपने आप में एक देश जैसा है, तो वो किस तरह से उसका क्रियान्वयन हो, वो सुचारू चले। देखिए, भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, चाहे कोरोना संक्रमण जब पूरे दुनिया के अंदर फैल रहा था और भारत में भी उसके प्रवेश की आशंका थी, तो शुरुआती दौर में पूरे विश्व के जितना नेतृत्वकर्ता हैं अलग अलग देशों के, उसमें से सर्वश्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र हर मोदी क्षण जी। हमारे साथ थे। उन्होंने समय पर मनोबल बढ़ाया। उन्होंने समय पर निर्णय लिया, पूरे देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर एकजुट किया। जी। देश के लोगों की जो सेवा है, चिकित्सा है, उस व्यवस्था को करते हुए पूरे विश्व को हमसे आशा थी, जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उस बात पर खरे उतरे और अपने देश की रक्षा करते हुए दुनिया को भी मेडिसिन की उपलब्धता कराई। आज मैं अपने देश के सभी वैज्ञानिकों को, सभी डॉक्टरों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन, सस्ती वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया है। और उसके बाद भी देश के अंदर राजनीति करने वाले, जैसे देश के वीर सैनिकों के पराक्रम पर भी सवाल उठा दिए थे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब एयर स्ट्राइक हुई थी। तो वैसे ही आज हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा करके एक तरह से दिन रात तपस्या करके या वैक्सीन जो दुनिया की श्रेष्ठतम वैक्सीन बताई जा रही है, वह अब डिलीवर भी करने का काम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की ओर से मैं अपने सभी वैज्ञानिकों को, अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने सभी चिकित्सकों को बधाई देता हूं। और प्रदेश के अंदर पूरा रोड मैप तैयार है भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, और वैक्सीन जिस हिसाब से उपलब्ध होती जाएगी, जिस प्रकार से भारत सरकार की गाइडलाइन, उसके हिसाब से लोगों को उपलब्ध होती जी जी जी। आप उप मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, आप PWD भी देखते हैं, तो जो हमारे मैनिफेस्टो में था ना, गड्ढा मुक्त राज्य, तो क्या आप उस चीज़ को डिलीवर कर पाए? और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इतना इनोवेटिव मौर्य जी ने सोचा। यहाँ पर हमेशा जो सड़कें थीं वो एक विशेष परिवार या
उनके नाम पर थी, तो आई थिंक आपने मेधावी छात्रों के लिए और सैनिकों के लिए, तो प्लीज़ आप लोगों को देखिए, मैं बताइए। ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बाल्यावस्था से एक स्लोगन पढ़ा करते थे कि जी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका के विकास की गाथा को दुनिया के सामने रखते हुए ये कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए नहीं अच्छी हैं क्योंकि अमेरिका एक संपन्न देश है, बल्कि अमेरिका इसलिए संपन्न देश बना क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी थी। बिल्कुल। तो इस बात को जब मुझे उत्तर प्रदेश सरकार बनी और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिला, तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि हम कैसे अपने प्रदेश की 24 करोड़ जनता को, गांव में रहते हैं तो भी, नगर में रहते हैं तो भी, उनको कैसे मुख्य मार्गों से जोड़ें। गांव में रहने वाला भी अगर शहर आकर के व्यापार करना चाहता है, नगर क्षेत्र में आकर व्यापार करना चाहता है, कोई किसान है, मजदूर है, किसी कार्य से आना जाना चाहते हैं, तो उनको कैसे हम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराएं। उस ऐसे प्रदेश के जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनका हम कैसे सम्मान कर सकते हैं, तो उनके सम्मान की दृष्टि से हम लोगों ने योजना बनाई। और योजना बना करके जो हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के बच्चे थे 17-18 में, पहले से 2017 में हमारी सरकार बनी, जी जी। तो प्रतिभाशाली बच्चों के बीच में गए। तो मुझे बुलाया गया था वहाँ एक कार्यक्रम में, तो उस कार्यक्रम में मैं सोचा मैं क्या करूँ। कितनी अच्छी सोच है तो ये। मैं बैठे बैठे ही सोच रहा था, क्योंकि मुझे चीफ गेस्ट के नाते बुलाया गया था, जी। तो अंत में मुझे बोलना था। बिल्कुल। तो मैंने वहीं बैठे बैठे विचार किया कि इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रोत्साहन भी देना चाहिए, बिल्कुल। जिससे हमारे जो आने वाली पीढ़ियां उनको पढ़ने के लिए और मन के अंदर अच्छे भाव और जागृत हों। जी तो बिल्कुल। उसी दिन हमने घोषणा की थी, जो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के टॉप 10 2017-18 में बच्चे जी होंगे, जी। तो उन बच्चों के घर तक की सड़क बनाएंगे और कितनी उस बढ़िया सड़क बात का है। नाम रखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पर, सो और नाइस। उस बच्चे का फोटो लगाते हैं। अरे वाह। उस जो वहाँ शिलापट वो जो लगता है बोर्ड लगाते हैं हम लोग, उसमें उस बच्चे का फोटो लगाते तो वो हैं कितना प्रेरणाप्रद और बच्चों के लिए होगा निश्चित कि तौर मेरा से। भी फोटो और आएगा। एक उल्लेखनीय बात जरूर बताऊंगा जी कि एक बच्चा ऐसा था कि उसने कहा मेरे घर तक सड़क बनी हुई है, जी। मेरे विद्यालय तक नहीं बनी हुई है। अरे वाह। तो हमने कहा ठीक है, आपके विद्यालय तक की सड़क बनाएंगे। हाँ। और उसी दिन हमने एक यह भी निर्णय लिया कि अब भविष्य में जो हम मेधावी बच्चों के लिए सड़कें बनाएंगे, तो उसमें मेधावी के घर तक भी बनाएंगे और जिस विद्यालय से पढ़कर टॉप किया है उस विद्यालय तक की क्या सड़क भी बात बनाएंगे। है। तो उसको दोनों से एक दूसरे से जोड़ने का काम जोड़ने का। किया। हम लोगों ने खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ियों के लिए हमने मेजर ध्यानचंद विजय पद के नाम से, सो जो उत्तर नाइस। प्रदेश के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत करके आने वाले खिलाड़ी हैं, उनके घर तक सड़क बना रहे हैं। बिल्कुल। देश के लिए और उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के जवान हैं, जी। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए सुरक्षा करते हुए कई बार संघर्ष करते हुए बलिदान होता है। इस पैंडेमिक में आप देखिए कितने पुलिसकर्मी तो ऐसे ड्यूटी। बलिदानियों के घर तक भी हमने जय हिंद वीर पथ के नाम से सड़क वेरी बनाने का नाइस। काम शुरू किया, और इसका बहुत लोगों ने वेलकम किया है। बिल्कुल। हमें लगा कि हम ये तो कर रहे हैं, लेकिन हम पर्यावरणीय योगदान क्या कर सकते हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने हर्बल मार्ग बनाने का काम किया। अरे वाह। हर्बल वाटिका, सड़कों के किनारे जो जगह हमारी खाली थी वहाँ हर्बल वाटिका बनाने का काम किया। बिल्कुल। साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्लास्टिक का जो कचरा एकत्र होता है ये उससे बहुत बहुत। सारे पशु जी पक्षी, जी। मतलब मनुष्य भी उसका शिकार होता मनुष्य है। भी सारी क्लॉगिंग उसकी तो वजह हम से। लोगों ने एक योजना बनवाई कि आप योजना बनाओ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्लास्टिक का कचरा है उसको एकत्र करना, उस कचरे से कैसे हम बिटुमेन तैयार करेंगे और कैसे उससे सड़क बना सकते हैं। अभी पहले चरण में, बायोडिग्रेडेबल। हाँ, जी अभी जी। पहले चरण में हम लोगों ने 1500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने का एक लक्ष्य रखा है, उस दिशा में हम आगे बढ़ा। बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा है, पर अब एक हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर। इसमें हम बहुत छोटे से सवाल आप उनका बस एक एक लाइन में दें। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रदेश का विभाजन आगामी समय में होना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश के विभाजन की कोई आवश्यकता है। प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा प्रदेश है, देश का तो है ही, और देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते हम विकास में जिस प्रकार से हमको पिछली सरकारों के समय एक तरह से पूरी अव्यवस्था और पूरी अराजकता और पूरी तरह से अवरुद्ध विकास और खाली खजाना दिया गया था, तो उसके आधार पर हम प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। इसलिए मुझे फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि प्रदेश के विभाजन की आवश्यकता है। आप सांसद भी रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं? नहीं, निश्चित तौर से इस संबंध में विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया की आबादी बढ़ रही है, देश की आबादी बढ़ रही है, प्रदेश की आबादी बढ़ रही है। और विकास सारा जो हमारे पास संसाधन है उस संसाधन सीमित को है। ध्यान में रख करके
बिना कुछ सोचे विचारे इस दिशा में कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे, और कई जगह रास्ते निकाले भी गए हैं, और भविष्य में इस पर भी विचार किया जा रहा है कि आने वाले जो भी, चाहे राजनीतिक दृष्टि से कोई चुनाव लड़ने का मामला हो, चाहे सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का मामला हो, और जो एक योजना है कि 2 से अधिक बच्चे जिन परिवारों में हैं होंगे, वो जो बीते हुए हैं उनकी हम बात नहीं करते, भविष्य के लिए ऐसी योजना विचार किया जा रहा है, अभी निर्णय नहीं हुआ है, तो उनको ऐसी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। ऐसा एक हम चाहते हैं माहौल बने, इसमें कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस दिशा में बहुत सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। आबादी नियंत्रण आवश्यक। प्रदेश स्तर पर आपके विरोधी कहते हैं कि सरकार में लाल फीताशाही बहुत है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, क्योंकि जो पिछली सरकारों के समय जो उत्तर प्रदेश की सरकार रही है पिछले समय में, वह सरकारों के द्वारा प्रदेश की जनता के साथ इतना अन्याय, अत्याचार, इतनी समस्या खड़ी करने का काम किया गया था कि वह चाहते हैं कि जैसे उनके समय में अपराध होता रहा और अपराधी को संरक्षण, कोई भूमाफिया जमीन कब्जा करता रहा, चाहे व्यक्ति की चाहे सरकार की, और उसका संरक्षण, कोई महिलाओं के साथ अपराध करता रहा तो अपराध करने वाले का बचाव और उसका संरक्षण, कोई हत्या कर रहा है तो हत्या करने वाले, अपहरण कर रहा है तो अपहरण करने वाले, नकल करवा रहा है तो नकल करवाने वाले, भर्ती कर रहा है तो भर्ती करने वाले, सब जगह जो गड़बड़ियाँ थी वह गड़बड़ियाँ ठीक करने का काम हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे कि 100% हमने सब ठीक कर दिया, लेकिन ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा जो सुधार के लिए, कहीं कोई बड़ी बीमारी होती है, उसके इलाज के लिए जब कोई दवा दी जाती है तो कई बार अच्छी नहीं लगती, लेकिन दर्द होता है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश के अंदर कोई लाल फीताशाही नहीं है, और सरकार के सारी व्यवस्था नियंत्रण में है, और आने वाले समय में इसको हम लोग सुधार करके ही दम लेंगे, और 2022 का चुनाव फिर जीतेंगे, और 24 का फिर जीतेंगे, 27 का फिर जीतेंगे, 29 का फिर जीतेंगे। ये लगातार अभी भारतीय जनता पार्टी की विजय अभियान ये जारी रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और जे.एन.के, ये जो अब चुनाव आ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो मैं कह सकता हूँ कि भाजपा की आंधी नहीं तूफान चल रहा है, और 200 से अधिक सीटें हम वहाँ विधानसभा की जीतने जा रहे हैं। और जब आगे प्रदेश के अंदर जो हमारी अलग अलग प्रदेशों में सरकार है, भविष्य में पश्चिम बंगाल भी भाजपा शासित प्रदेशों में गिना जाने लगेगा। बाकी राज्यों के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि चूँकि और राज्यों के बारे में मेरा संगठनात्मक दृष्टि से या प्रवास की दृष्टि से मेरा आना जाना नहीं है, लेकिन हम अगर आज पश्चिम बंगाल में सरकार बना रहे हैं तो आप भरोसा रखिए कि देश का कोई राज्य भाजपा के लिए अब ऐसा राज्य नहीं रह जाएगा जहाँ कमल नहीं खिलेगी। आज सोल टू सोल के माध्यम से सुनैना जी ने एक अच्छा अभियान शुरू किया है। आज देश हो चाहे दुनिया हो, कोई भी डिजिटल प्लेटफार्म से दूर नहीं है, और जिस प्रकार से यहाँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से और देश और दुनिया तक कोई भी विषय को पहुंचाने का बहुत एक तरह से सारगर्भित ढंग से और बहुत ही रचनात्मक भाव से बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को आपने यहाँ पर हमारे सामने उठाया है। देश को बहुत कुछ बताने वाली हैं, बहुत कुछ लोगों को तक पहुँचाने वाली हैं। मेरी शुभकामनाएं, मेरी मंगल कामनाएं। और आज का जो आपने मेरे साथ इंटरव्यू किया है, निश्चित तौर से उसमें कई ऐसे सवाल आए हैं तो बहुत ही परिपक्व पत्रकार होते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के सवाल आते हैं। आपका यह प्रारंभिक ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपने प्रारंभिक दृष्टि से सोल टू सोल के माध्यम से सुनैना जी आपने यह प्रारंभ किया है। आपने अच्छा प्रयास किया। मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू प्रिया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, और आप सब लोगों का भी इसी तरह से हम आपको अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में ऐसी ही अमेजिंग इंस्पायरिंग शख्सियत से मिलवाएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। धन्यवाद। मेरी ओर से भी सबको नमस्कार। सभी लोग सब देश के लिए, प्रदेश के लिए, लोगों के लिए अच्छे से काम करें, और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपील है उसके अनुसार प्रोटोकॉल का पालन करें। हमें कोरोना मुक्त भारत और कोरोना मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।